तो हमने कल पाई डायग्राम ख़त्म कर लिया था और अब आज से हम चालू करेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स। तो वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रतीक खत्री है। मैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ओसी और अकाउंट्स के फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे देता हूँ। आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जिसको ज़रूरत हो। तो आज हम चालू करेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स। तो यूज़ ऑफ ग्राफ इज़ ऑल्सो अ फ्रीक्वेंटली मेड इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लासिफाई ग्राफ्स आर एज अंडर। अब जो नीचे ग्राफ्स हैं वो उसमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज यूज़ होगी, जैसे टाइम सीरीज ग्राफ और ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। उसमें हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। एक है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और एक लॉगरिथमेटिक ग्राफ है। तो आते हैं टाइम सीरीज ग्राफ पे। इन अ ट्रेड साइकिल और इन साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व। अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है जो बिजनेस जैसे ट्रेड साइकिल है, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इरेगुलरिटीज आती है। और हम देख भी सकते हैं जैसे सालों में ऐसे जीएसटी आया, टेक्सटाइल मार्केट ऊपर नीचे हुआ, ऐसे अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं। तो हम उन ट्रेंड्स को टाइम ग्राफ से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रेंड्स ऑफ सच ग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स की इसमें नॉलेज चाहिए होगी, स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू हम ये ग्राफ बनाएंगे। व्हेन अ ग्राफ आर ड्रॉन टेकिंग दीज changes are variables and time periods as base, then such graphs are called time graphs, time series graphs। अब ये ग्राफ एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेते हैं जिसका जो चेंजेस इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में आते हैं और उनका टाइम पीरियड एज अ बेस लेते हैं, तो उससे ये टाइम सीरीज ग्राफ बनता है। पर ये सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है ग्राफ, तो इसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया, ये खाली ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ था। अब ये ग्राफ्स के नाम याद रखने हैं, एक टाइम सीरीज ग्राफ, फिर जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये दो मार्क के लिए पूछते हैं 12th में। और ये लॉगरिथमेटिक ग्राफ। अभी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। We are living in the age of digital technology and we use this technology in our daily lives. We use digital technology to stay connected with friends and relatives, to watch movies, to listen to music, to navigate our way while driving on unknown roads, to purchase goods, to pay our bills, to buy tickets and for many other purposes. तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है इकोनॉमी की स्टडी में वो बताया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आजकल की डेली लाइफ में, जैसे हम अपने सोशल मीडिया से फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं, रिलेटिव से कनेक्ट होते हैं, मूवीज़ उसमें देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, और नेविगेशन करते हैं जब हम ड्राइव करते हैं गूगल मैप के थ्रू, हम ऑर्डर्स देते हैं ऑनलाइन, बिल पे करते हैं, टिकट परचेज करते हैं। और ये सब भी एक इकोनॉमिक से कनेक्टेड है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और इसमें भी एक इकोनॉमी है, ये भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन। जैसे हमें पता है आप मेरा वीडियो देख रहे हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस विच इवॉल्व एवरी डे एज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी एंड स्टेट चेंजेस विद टाइम। Hence, people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by the day, and technology helps to cope up.
इकोनॉमी एक आर्ट है, साइंस है, जो हमारे डेली ह्यूमन बीइंग के जो बिहेवियर है उससे इवॉल्व होता है। जो हमारा सराउंडिंग है वो भी हमारा एक इकोनॉमिक्स ही है और ये बदलता रहता है। तो जो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है और जो एक्सपर्ट्स भी है उनको भी अपडेट रहना पड़ता है डे टू डे, और जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आती है ताकि हम नए इकोनॉमी से कॉम्पीट कर पाएँ और अपडेट रह पाएँ। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है इकोनॉमिक्स में। बाकी आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर. We may use word computer frequently in our school, and some of us might have also been using computer in our home. Today even smartphones have several functions of a computer. We can use various programs of computer technology in our study life. ऐसे अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है ताकि आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर पाओ। जैसे अभी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो मेरा जो लेक्चर देखने के लिए, या फिर आप मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हो। अब ये भी एक इकोनॉमी है जो चेंज होती रहती है। तो हम वैसे वेरियस जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वो भी एक इकोनॉमी है, वो भी एक इकोनॉमिक्स ही है। अब इसमें आता है प्रेजेंटेशन। Complicated economic information data and difficult theories of economics can be made easy by expressing in a PowerPoint presentation. अब हम कंप्यूटर के थ्रू इकोनॉमिक्स को easily प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे PowerPoint PP आता है ना, PowerPoint प्रेजेंटेशन PPP, और जैसे सपोज पूरा जो टॉपिक है वो बजट का है, उसको हम 3 स्लाइड में हाईलाइट कर सकते हैं। एक में मीनिंग दे सकते हैं, दूसरे में हम अकाउंट्स बना सकते हैं बजट के और उनके मीनिंग के साथ, और एक दूसरा एग्जांपल है कि हम उसका जो कंटेंट है वो तीसरे पेज पे दिखा सकते हैं, क्या क्या कंटेंट होगा और कैसे प्रेजेंट होगा। ऐसे कम 3-3 स्लाइड में पूरे बजट का ट्रेंड भी दिखा सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट बजट था 2019, 20, 21, ऐसे अगर हम प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहे इकोनॉमिक डेटा, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स कंप्यूटर के थ्रू भी रिलेटेड है। अब आके आता है एक्सेल वर्कशीट। इकोनॉमिक्स डील विद लॉट्स ऑफ डेटा. रिसर्चर्स समटाइम डील विद डेटा इन थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर इंस्टेंस, if we do a survey on number of items, products by small scale industry in India, we may get thousands of observations. Such data must be entered in an Excel sheet, and this sheet can process the data for any formula at only one click. तो हम जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं, आजकल डेटा बहुत इकट्ठा हो रहा है। जैसे आप कोई भी सर्वे, आप गूगल पे जाते हो तो वो आपसे सर्वे मांगते हैं, और आप मोस्ट ऑफ द जो बेसिक स्टोर्स होते हैं उनका भी सर्वे होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और सरकार खुद भी हिसाब रखती है बहुत सारे बिजनेस का, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर का। तो इन सब का जो डेटा आता है वो हज़ारों में होता है, हज़ारों क्या लाखों में होता है। तो उन सबको हम एक्सेल वर्कशीट से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमिक डेटा को चैनलाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम डेटा कैलकुलेट भी इजीली कर पाएंगे। जो पर्टिकुलर कोई फार्मूला का इनपुट होता है एक्सेल वर्कशीट में, उसके थ्रू। तो ऐसे ही डेटा को चैनलाइज करने में, ऑब्जर्वेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने में, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हमारी एक्सेल वर्कशीट हेल्प करती है। अब आते हैं आगे डायग्राम और ग्राफ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अस which help us to draw a diagram and graph, which we frequently use in economics. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे PPT है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डायग्राम और ग्राफ कंप्यूटर में बनाने को। अब ये सिंपल ड्राइंग टूल है जो वर्ड फाइल में भी सेव हो सकते हैं, जिसको हम फ्री हैंडली ड्रॉ कर सकते हैं, और सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड एंड सप्लाई कर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। Excel sheet plots almost all type of diagram and graphs for the data.
which we enter in the worksheet. एक्सेल शीट के थ्रू भी हम डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं, मतलब जो उसके अंदर डेटा है उसके थ्रू हम डायग्राम और ग्राफ इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं. We must only know the formula for doing so and give the relevant command. बस हमें फार्मूला आनी चाहिए, पर आजकल फार्मूला कंप्यूटर के अंदर इनपुट की हुई होती है. हमें खाली अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे कोई नंबर है, इनपुट हमें खाली करना होता है, बाकी कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट कर लेता है. स्टोरेज टूल्स. We use plenty of study material in economics. Such material become useful in higher studies in economics for our research. We need space and carefulness to preserve such material in form of physical notes, books and other books. There is a fear of losing all materials owing to moisture, pest and etc. अब हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए. बहुत सारे रिसर्चर्स हमारे खुद के नोट्स बनाते हैं, तो वो सब नोट्स हैं वो जो मॉइस्चर होता है, जैसे किसी बारिश पड़ गई या फिर कागज़ को कीड़े खा गए, ऐसे करके हम इकोनॉमिक डेटा हम लॉस्ट कर सकते हैं. तो ये सब डेटा हम फिज़िकल बुक्स के बदले कंप्यूटर पे भी स्टोर कर सकते हैं. तो इससे हमारे कंप्यूटर ये मदद करेगा कि वो डेटा स्टोर करेगा. और उल्टा कंप्यूटर पे डेटा कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, पेन ड्राइव या डिस्क के थ्रू, और ईमेल के थ्रू या ड्रॉप बॉक्स के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू या डिजी लॉकर के थ्रू आप कहीं पे भी ये डेटा एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस से, और आप पढ़ सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो. और ये ज़्यादा समय तक प्रिजर्व भी रहता है. अगर आप ईमेल आईडी पे एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर करते हो तो हो सकता है वो 15-20 साल तक स्टोर हो, जब तक आपका पासवर्ड भूल नहीं जाओ. और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स, SPSS, शाज़म, eViews, SAS. ये सब जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है स्टैटिस्टिक्स में, जो इकोनॉमिक में इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स, वो हमें बहुत ईजिली करके देते हैं. और ये डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी मिनट के अंदर. खाली एक राइट फार्मूला अंदर डालनी होती है. ये सब डेटा ये सब जो प्रोग्राम्स है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. पर कोई सॉफ्टवेयर जैसे GRATL, PSPP एक्सेट्रा वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये सब फंक्शन आजकल स्मार्टफोन पे भी अवेलेबल हो गए हैं. अब आते हैं कॉशंस इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. अब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो. पर इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमने पहले पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमें किस किस वे में इस्तेमाल हो सकती है इकोनॉमी की स्टडी के लिए. जैसे एक है प्रेजेंटेशन, दूसरा है एक्सेल वर्कशीट. प्रेजेंटेशन में हम जो कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं. एक्सेल वर्कशीट में हम जो लाखों का डेटा होता है वो हम अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और संभाल सकते हैं. उसके बाद है डायग्राम एंड ग्राफ. डायग्राम एंड ग्राफ के थ्रू हम वो जो इन्फॉर्मेशन संभाली है हमने इकट्ठा की है उसको बहुत ही अच्छे वे में और सिंपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है स्टोरेज के लिए. और बाकी टूल्स हैं ये SSP, शाज़म, eViews, SAS, वो रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को अच्छे से रिसर्च करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर फार्मूलाज होते हैं जिससे हम लाखों की ऑब्जर्वेशन मिनटों में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको मार्क करना. ये एग्ज़ाम में इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. अब क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वक्त. कंप्यूटर इज़ एन एड इन स्टडिंग एंड इट इज़ नॉट अ स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ. पहले तो कंप्यूटर एक
स्टडी करने का ज़रिया है। मतलब आप अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो मोबाइल के लैपटॉप के थ्रू, तो ये एक स्टडी करने का ज़रिया है, पर ये स्टडी मटेरियल नहीं है। स्टडी मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, मतलब ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये खाली ज़रिया है। और इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर, बट इट डज नॉट रिप्लेस द प्रोसेस ऑफ स्टडी। मतलब ये आपका स्टडी इजी कर सकता है और फास्ट भी कर सकता है, पर ये आपकी स्टडी का जो प्रोसेस है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। आपके दिमाग में जाके आपको वो समझा के नहीं आएगा, आपको खुद समझना है इसको। आपको मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू, पर मैं आपके दिमाग में चीज़ डाल नहीं सकता, आपको खुद समझना है। मतलब जो प्रोसेस होता है स्टडी का वो कंप्यूटर नहीं बदल सकता, वो सिर्फ फास्टर और ईजी कर सकता है। If we do not use the right command in computer, we may end up in losing our material. अगर आप कोई गलत कमांड डालोगे कंप्यूटर के अंदर, तो हो सकता है जो आपका मटेरियल हो वो गायब हो जाए, चला जाए। ऐसे आप कभी कभी सेंड करने के बदले आप बटन डिलीट दबा देते हो, तो आपका वो मैसेज डिलीट हो जाता है, तो ऐसे आपका डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। तो कंप्यूटर में ये भी एक नुकसान है। We may also end up getting incorrect graph and data processing if we do not know the correct formula and command. तो अगर आप गलत फार्मूला डालोगे या गलत कमांड डालोगे, तो आपका जो ग्राफ और डेटा है, जो प्रेजेंटेशन है, वो पूरी गलत हो जाएगी। सिर्फ 1-2 नंबर गलत होने से आपका पूरा प्रेजेंटेशन गलत हो सकती है। तो बस यही कुछ है जो सावधानियाँ आपको बरतनी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक्स के लिए इस्तेमाल करने वक्त। अब आती है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट इज़ अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी which all of us have used from time to time. The use of internet in economics can be summarized in as follows. तो इंटरनेट एक और टेक्नोलॉजी है जो इकोनॉमिक में बहुत हेल्पफुल होती है। अभी ये आगे कैसे हेल्पफुल है वो इसमें दिया है। पहला तो है ट्यूटोरियल्स। आप some educational websites put PowerPoint presentation and study material along with worksheet on the open access link, so we can view the presentation as tutorials. ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो अपना PPT रखती है और अपना स्टडी मटेरियल रखती है, वर्कशीट रखती है ओपन लिंक पे, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक इकोनॉमी में हेल्पफुल है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब आता है एक्टिव लर्निंग। कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे मैं अभी आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ इकोनॉमी का, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी सारी साइट्स फ्रीली ओपन एक्सेस रखते हैं। जैसे अभी मैं फ्री में लेक्चर्स दे रहा हूँ अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, ओसी के, स्टेट्स के। ऐसे बहुत सारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और वो अपने लाइव लेक्चर भी अवेलेबल करते हैं स्टूडेंट को। हमें बस जाके खाली उनकी साइट पर रजिस्टर करना होता है और उनका लेक्चर सुनने होता है। ऐसे एक्टिव लर्निंग भी अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू। और रीडिंग मटेरियल, हमें बहुत सारे अलग अलग बुक मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग। सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज ऑफ जर्नल एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडिंग। Some article, books and journal can be accessed by paying some annual fees on those sites. मतलब आप कुछ एनुअल फ़ी पे करके वो रीडिंग मटेरियल को इजीली एक्सेस कर सकते हो। और जैसे उसको बोलते हैं ई बुक, ई जर्नल एक्सेट्रा। तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या क्या फ़ायदे हैं आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू? एक तो ट्यूटोरियल्स जैसे PPT और स्टडी मटेरियल आपको इजीली ओपन एक्सेस पे अवेलेबल है। एक्टिव लर्निंग में क्या, जैसे आप वीडियोस देख सकते हो एक्सपर्ट्स के इकोनॉमिक्स पे जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू। बाकी रीडिंग मटेरियल अलग अलग बहुत सारे बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, जो आप इजीली एक्सेस करके इकोनॉमिक्स का और फ़ायदा उठा सकते हो इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब बाकी यह है आगे इंफॉर्मेशन। By merely searching, we can get information of universities offering degree in economics or any other information about subject. अब आपको इंटरनेट के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रोवाइड कर रही है और कौन से सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो ऐसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो।
बाकी आता है दूसरा मिसलेनियस, मतलब और भी बाकी कुछ है, जैसे वी कैन कोट्स इकोनॉमिस्ट नेम्स एंड रेफरेंस बुक। हमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट के कोट्स मिल सकते हैं, जैसे उनकी कहावतें क्या है इकोनॉमी के थ्रू, इकोनॉमी के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक मिल सकती है। जैसे गूगल है उसके थ्रू। बाकी आता है डेटा। इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। फॉर इंस्टेंस वी यूज डेटा ऑन बजट ऑफ गवर्नमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, poverty, employment, industrial production and many other, and these data can be accessed by authentic websites. For example, authentic site data of banking in India is the official website of Reserve Bank of India for exports and imports, and websites of Ministry and Commerce and Industry of Government in India. Budget related information of Ministry of Finance, Government of India. ये सब जो वो डेटा है जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ऐसे बैंकिंग का डेटा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट का डेटा है, ये ओपनली सरकार आपकी डेटा रखती है। ऐसे सरकार जैसे कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है। बाकी बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस रखती है। ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो खुला डेटा रखती है जिसको आप इजीली देख सकते हो। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन है CSO, NSSO, WHO, UNO, CMI, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये भी अपना डेटा इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करती है। और ये सब ऑथेंटिक डेटा होता है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो ये कुछ फ़ायदे थे, एक ट्यूटोरियल्स, एक्टिव लर्निंग, रीडिंग मटेरियल, इंफॉर्मेशन, मिसलानियस एंड डेटा। अब अभी क्या सावधानियां रखनी चाहिए इंटरनेट को यूज़ करते टाइम। अब इसमें दिया गया है कंप्यूटर की तरह इंटरनेट भी एक टूल ही है। आपको उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये आपको बुक्स को और टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये खाली आपको बुक्स और टीचर्स को प्रेजेंट कर सकता है, आपका वे इजी कर सकता है, और आपकी जो थिंकिंग होती है और रीजनिंग होती है दिमाग की, आपकी वो इंटरनेट रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और पैलगराइज्ड आर्टिकल्स होते हैं, वो सब भी इंटरनेट पे मिलते हैं, और वो सब भी आपका जो डेटा है वो मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपने वो अपने नोट्स में पब्लिश कर ली, तो आपका डेटा बहुत मिसलीड हो सकता है। और ऐसे पैलगराइज्ड आर्टिकल्स, झूठे आर्टिकल्स होते हैं, उन पे भी कई लोग भरोसा करके अपना इकोनॉमी का जो आगे प्रेजम्पशन है वो कर लेते हैं, और उनका प्रेजम्पशन गलत हो जाता है। तो जो रीडर होता है इकोनॉमिक का, उसको इतना विजडम होना चाहिए कि कौन सा डेटा ऑथेंटिक है और कौन सा डेटा ऑथेंटिक नहीं है इंटरनेट पे। तो इसलिए खाली जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है हमें वो ही रेफ़र करनी चाहिए, वरना आपको कोई भी रैंडम वेबसाइट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देगी, आप उसको अप्लाई कर दोगे, आपका डेटा गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही जो क्वेश्चन थे हमें इंटरनेट में रखने चाहिए, बस और कुछ नहीं। डेटा CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब some authorities and agencies like laboratories, research centers, government agencies, etc. involved in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomic indicator put huge data content in compact disc and sell those for researches and educational institution. अब बहुत सारी लेबोरेटरीज है, रिसर्च सेंटर्स है और गवर्नमेंट एजेंसीज है, वह अलग अलग डेटा कलेक्ट करती है, रिसर्च करती है और उन सबको पब्लिश करती है। कौन सा डेटा? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। और ये सब वो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में पैक करती है और बेचती है। अच्छा, बेचती क्यों है? क्योंकि जिन्होंने कलेक्शन किया है, पब्लिकेशन किया है, उसका खर्चा बहुत आता है, तो इसलिए वो कॉम्पैक्ट डिस्क में पैक करके वो अलग अलग डेटा बेचती है। किसको बेचती है? दूसरे रिसर्चर्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को।
Such CDs are used by educational institution, research institute etc. for their studies. और वो डेटा जो बेचा हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की स्टडीज़ के लिए. Some such data, CD data frequently used in economics. अच्छा, अभी ये जो नीचे दिए हुए हैं ये कुछ ऐसे डेटा है जो CDs में अवेलेबल है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया जो हर 10 साल में होता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करती है, NNSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, बाकी डेटा ऑफ पर्टेनिंग टू मिनिस्ट्री इन इंडिया जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है हमें उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का. समझे अभी कौन से डेटा है? जैसे ये भी एग्जाम में पूछेंगे, नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डेटा पर्टेनिंग टू मिनिस्ट्री इन इंडिया विच इज़ प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री. हमें ये याद रखना है. अच्छा, एक और रह गया, कोई एजेंसीज है लाइक CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये भी अपना डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करती है, इसको हम खरीद सकते हैं आगे की रिसर्च के लिए. अच्छा, इसको कौन खरीदता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कॉरपोरेशन, मतलब बिजनेस हाउस जैसे रिलायंस, टाटा, अपने आगे के प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए. और ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसको खरीदना आसान नहीं है. अभी आगे है डिफ़िकल्टी इन यूजिंग डेटा CDs. अच्छा, अभी डेटा CD को क्या डिफ़िकल्टी आती है यूज़ करने में? जैसे सिंस द डेटा CDs एंड सॉफ्टवेयर कंटेन ह्यूज साइज ऑफ डेटा दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज़. अच्छा, अभी इसमें जो डेटा होता है वो प्योरली स्टैटिस्टिकल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा भरा होता है, तो इसको इस्तेमाल करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है. इसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं, जैसे देयर आर सेवरल शीट्स इन CD and one must have the knowledge regarding researching the relevant data sheet and to get relevant data. अब उस शीट को समझने के लिए हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और किसकी नॉलेज, जैसे रिलेवेंट डेटा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. और अगर नॉलेज नहीं है और तो हमें उसकी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी उस डेटा को समझने के लिए. तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं CD डेटा को समझने के लिए. बाकी महंगी बहुत होती है वो. बाकी आज का यही ख़त्म होता है. अभी हम आगे अगर आपको चाहे तो एक्सरसाइज करते हैं. अच्छा, कर लेते हैं. फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ डायग्राम इज ड्रॉन. अच्छा, डायग्राम किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, स्क्वीड या आइडल. डायग्राम हमेशा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है. जैसे एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर होता है 1 2 3 4, इसमें कोई रेंज नहीं होता डायग्राम के लिए. एक डिस्क्रीट डेटा होता है, सिंगल डेटा होता है. अब ग्राफ कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, आइडियल एंड स्क्वीड. अब ये यूज़ होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या? एक जो पर्टिकुलर रेंज होती है ना, ऐसे 15 से 20, 20 से 25, उस रेंज के लिए आप ग्राफ इस्तेमाल करते हो. Which of the following diagram are drawn for a similar data? अब सेम डेटा के लिए कौन सा डायग्राम इस्तेमाल होता है? मतलब डेटा सिमिलर हो. सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड पार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम एंड टाइम सीरीज ग्राफ, पाई डायग्राम एंड टाइम सीरीज ग्राफ. अब सिमिलर डेटा है तो आप एक बार चेक कर सकते हो ऊपर.
सिंपल बार डायग्राम और क्लस्टर्ड बार डायग्राम, ये ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। Which of the following statement is true of internet in present time? It is a tool for studying. हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अभी आगे देखते हैं। Fulfill the role of teacher in process of studying. नहीं, ये टीचर का पार्ट ले ही नहीं सकता। इंटरनेट सिर्फ टूल है, आपको एक टीचर चाहिए ही होगा पढ़ाई करने के लिए। इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर स्कूल, नहीं, क्योंकि स्कूल में जो डिसिप्लिन सिखाते, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई होती है, वो इंटरनेट उसका पक्का उसकी जगह नहीं ले सकता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इज़ ओनली अ टूल फॉर एंटरटेनमेंट फॉर यूथ, नहीं, ये भी गलत है। अब इस पे है इट इज़ टूल फॉर स्टडिंग, ये सही है। इसमें आएगा ए। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स डेटा सीडीज पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा सीडीज इस्तेमाल करती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन की? प्राइवेट पब्लिशर, अच्छा, प्रेजेंट करती है। प्राइवेट पब्लिशर नहीं करती, स्कूल भी नहीं करती। लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट, हाँ ये करती है। इंडिविजुअल भी नहीं करते। तो इसका आंसर है सी। अब आगे आप घर पे ये डायग्राम क्या है, ग्राफ क्या है, इसके आंसर प्रैक्टिस करना और लिखना, और जो ये समरी है नीचे, डायग्राम, ग्राफ, पार डायग्राम, ये भी समरी भी पढ़ लेना एक बार। तो थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछना, मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।